हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, कंपैरेटिव एनालिसिस है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनमें से माइल्ड स्टील है, आपका एल्यूमिनियम है और कास्ट आयरन है। इन तीन मटेरियल्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इनके यंग्स मॉडुलस किस तरह से डिफरेंट हैं। और जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ये इन तीनों मटेरियल के लिए ड्रॉ किया जाता है तो उनका स्लोप क्या आता है, यंग्स मॉडुलस में क्या बदलाव आता है। और एक बार एक टर्म नया आ रहा है जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस या सिग्मा, इंजीनियरिंग से इसको डिनोट किया जाता है। वो क्या है? तो देखिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस वही स्ट्रेस है जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए क्या होता था वहां पर? ए ओरिजिनल एरिया होता था। समझेंगे, देखिए जैसे सपोज एक बार हमने लिया था, इस तरह का एक रॉड लिया था, इसमें लोड पी लगा रहे थे। जब ये लोड पी लगा रहे थे तो अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड पी क्या हो रहा था कि जो इसका लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा था। दोस्तों, जब लेंथ इंक्रीज कर रहा था तो इसका एरिया डिक्रीज कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टेंट पे एरिया इस एरिया से यहां इस एरिया पे आ गया हो। कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, डिफरेंट इंस्टेंट पे हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा? लोड लग रहा होगा और एरिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि सडन ये था एकदम से ये हो गया, नहीं, धीरे धीरे आया होगा। तो हम लोग जो स्ट्रेस निकालते हैं दो तरह की होती है, एक होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होती है ट्रू स्ट्रेस। और एक जो स्ट्रेन होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है और ट्रू स्ट्रेन होती है। ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, इन दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा सही से देखेंगे। उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो हम करेंगे ट्रू स्ट्रेन की और ट्रू स्ट्रेस की दो बात करेंगे वहां पर दूसरे वीडियो में। उसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह भी होगी, लेकिन यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की कर रहे हैं। P अपॉन ओरिजिनल एरिया A। जबकि देखो, अगर हर एक इंस्टेंट पे हम देखें तो एरिया बदल रहा है, लोड ऑलरेडी कांस्टेंट है P, बट एरिया बदल रहा है। तो एरिया बदलने की वजह से स्ट्रेस तो हर पॉइंट पे हर टाइम बदलेगी ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हर पॉइंट पे स्ट्रेस बदलेगी, P अपॉन A1, P अपॉन A2, P अपॉन A3, P अपॉन A4। तो वो जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस कहलाएगा ट्रू स्ट्रेस। आप समझ रहे हैं? और हर एक पॉइंट पे जो वेरिएशन होगा स्ट्रेन में, दैट इज नोन एज ट्रू स्ट्रेन। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। यहां पर आते हैं तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये सेम वही हैं जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अभी तक पढ़ते चले आए हैं। तो देखो, पहला पॉइंट ये प्रोपोर्शनल लिमिट दिख रहा है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? अप टू दिस पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है? यहां के बाद मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मटेरियल जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है। तो यहीं तक इलास्टिक लिमिट तक रह करके देखते हैं। अभी क्या किया? तीन मटेरियल लिए, एक मटेरियल लिया माइल्ड स्टील, एक दूसरा मटेरियल लिया कास्ट आयरन और तीसरा मटेरियल लिया हमने एल्यूमिनियम। तो जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया तो एक बात पता चली कि जो माइल्ड स्टील है वो इस तरह से कर्व बना रहा है और जो कास्ट आयरन है वो ऐसे बना रहा है। अरे यार, ये कर्व कैसे बनेगा? ये कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसी तरह से तो बनेगा भाई। लोड लगा रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, स्ट्रेन देख रहे हैं कि कितना डेवलप हुआ लोड लगाने पे, ठीक। तो उस हिसाब से हम ये सारे के सारे कर्व बना लेंगे। माइल्ड स्टील के लिए ये आया जो सबसे ऊपर होगा, कास्ट आयरन के लिए ये आया और एल्यूमिनियम के लिए ये तीसरी वाली लाइन आई, ये आएगी। अब सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन होता है। देखो, हाँ, तो देखिए सिग्मा y इज इक्वल टू mx फॉर्म है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका स्लोप क्या डिफाइन कर रहा है? स्लोप E को डिफाइन कर रहा है। मतलब जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस कर्व की ग्रेडियंट जो होगी वो किसको डिफाइन करेगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दैट मटेरियल को ड्रॉ करेगी। मतलब E ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक। ये वाला जो होगा ये डिफाइन करेगा E ऑफ कास्ट आयरन, और ये वाला जो होगा ये डिफाइन करेगा E ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? तो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो माइल्ड स्टील की क्या होती है? 200 GPa। जिसकी ज्यादा होगी उसका जो स्लोप होगा वो भी ज्यादा होगा। भाई जब ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी,
क्योंकि ई ही तो जो स्लोप है वो ई को ही तो डिफाइन कर रहा है। इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कास्ट आयरन का कितना हो गया 100 GPa और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम का कितना हो गया 200/3 GPa। तो ये रट लेंगे, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम का। ठीक बात। अच्छा, अब देखो एक बात समझनी है कि हमने कोई लोड लगाया मटेरियल पे, सेम बार सेम क्रॉस सेक्शन का था मटेरियल, सेम लेंथ थी, सब कुछ सेम था, बस मटेरियल अलग अलग था। मटेरियल क्या था, अलग अलग था। अब देखो यहां पे लोड हमने लगाया सिग्मा। जब लोड हम ये लगा रहे हैं तो जो स्ट्रेन मिल रहा है माइल्ड स्टील में वो ये मिल रहा है। सेम लोड पे कास्ट आयरन में जो स्ट्रेन मिल रहा है वो ये मिल रहा है। और सेम स्ट्रेस पे सेम लोड पे जो स्ट्रेन मिल रहा है वो अपना जो एल्यूमिनियम है उसमें ये मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि स्ट्रेस लोड की वैल्यू सेम है, सेम कंपोनेंट था, लोड की वैल्यू सेम है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो अलग अलग आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है हमको सेम लोड पे, सबसे ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है एल्यूमिनियम पे, उसके बाद मिल रहा है कास्ट आयरन पे और उसके बाद मिल रहा है माइल्ड स्टील पे। मतलब माइल्ड स्टील पे सबसे कम डिफॉर्मेशन हो रहा है और सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है एल्यूमिनियम में, और कास्ट आयरन में जो डिफॉर्मेशन है वो समवेयर इन बिटवीन एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील है। तो देखो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि भैया हमने इतना स्ट्रेन लगाया, हाँ, तो सबसे कम इतना स्ट्रेस लगाया, एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाया, तो सबसे कम जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो किस में होगा। तो नॉर्मली अगर साधारण भाषा में सोचें तो ये होगा कि कास्ट आयरन में होगा। मतलब ऐसे ही सोच के, जैसे नहीं होता है कि भाई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से सोच लिया अच्छा कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है तो क्या होता है उसमें स्ट्रेन तो होएगा मिनिमम। बट अगर हम विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात करें तो विद इन द इलास्टिक लिमिट तीनों मटेरियल हैं जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा, डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा उसी में होगा सेम लोड पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जिसका मॉडुलस ऑफ सबसे इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन सबसे कम होगा। यही तो कारण है रबर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम होगा रबर का, सेम लोड पे जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, सेम लोड पे कोई जीरो डिफॉर्मेशन आएगा पिक्चर में। बात समझ पा रहे होंगे। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है इसकी माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम की। विद इन द इलास्टिक लिमिट सबसे ज्यादा जो डिफॉर्मेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है एल्यूमिनियम में, उसके बाद मिलेगा कास्ट आयरन में और सबसे कम मिलेगा माइल्ड स्टील में। लेकिन ये जो बात है साथियों ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है। जैसे ही इलास्टिक लिमिट से आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या होगा, कास्ट आयरन तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या विद नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। अब जो खेल होगा वो माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम में चलता रहेगा। अब देखो और लोड लगाते जाओ, प्लास्टिक लिमिट पे ले जाओ, मतलब बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट पे ले गए तो सबसे ज्यादा जो डिफॉर्मेशन देगा वो माइल्ड स्टील देगा। एल्यूमिनियम भी ब्रेक कर जाएगा लेकिन माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा देगा। जबकि विद इन द इलास्टिक लिमिट माइल्ड स्टील का डिफॉर्मेशन सबसे कम होगा, कास्ट आयरन का उससे ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम टोटल डिफॉर्मेशन की बात करें आखिरी तक, इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो उसमें जो है माइल्ड स्टील जीत जाता है, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन माइल्ड स्टील देता है। तो इस लेक्चर में मुझको यही बताना था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करनी थी इन सारे कंपोनेंट्स, सारे मटेरियल्स के बारे में। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिए, कोशिश करिए ये वैल्यूज जो हैं जितनी एटलीस्ट यहाँ लिखी जा रही हैं ये रटी हों आपको, तो इससे क्या रहेगा कि काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं जब हम एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होगा, उस पर बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।